जैसे जैसे ओलंपिया करीब आ रहा है, अपडेट्स तो आ ही रहे हैं, पर अब बातें भी होनी शुरू हो गई है एथलीट्स की ओर से। सब चीज़ों पे आज हम बात करते हैं वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहला अपडेट आता है हार्डी शुपन की ओर से। फिलहाल हार्डी हमें ट्रेन करते हुए दिखाई दिए हैनी के साथ में, और हमें पता है कि हैनी रम्बॉट उनको फुल कोच कर ही रहे हैं, हर साल की तरह उनको वो कोचिंग देते हैं। और अभी हार्डी दिखाई दिए फुल डिप्लीटेड, देख रहे हो कुछ है ही नहीं फुलनेस, वेन्स नजर ही नहीं आ रही है, मसल एकदम फ्लैट पड़ी हुई है। यानी आप हार्डी का यहाँ पर ये मोस्ट मस्कुलर देखो, आमतौर पे हार्डी बहुत ज्यादा फूले हुए दिखते हैं, पर इस वक्त ये सिर्फ छिले हुए दिख रहे हैं, फूले हुए तो नहीं दिख रहे। सब चीजें एकदम फ्लैट हैं, चेस्ट एकदम फ्लैट, आर्म्स एकदम फ्लैट, क्योंकि ये समय ही ऐसा है, एथलीट्स अपने आप को मैक्सिमम डिप्लीट करते चले जा रहे हैं पीक वीक लगने से पहले तक। और 2 से 3 दिन बाद इन लोगों का पीक वीक स्टार्ट होने ही वाला है। तो अभी हार्डी शुपन इस तरीके से दिख रहे हैं, जब ये फुल होंगे तो आप समझ सकते हो कि ये एथलीट किस लेवल तक की इस बार फुलनेस पकड़ के स्टेज पे उतरेगा। फिलहाल निक और सैमसन का भी ये अपडेट है, जिसमें कि ये दोनों एथलीट्स ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और निक और सैमसन कंसीडरेबली ज़्यादा फुल है। खास तौर से निक वॉकर की बात करूं, वो तो ऐसा लग रहा है कि इतने ज़्यादा फुल है, इतना बड़ा शोल्डर उनका हाथ से पहले हमने कभी देखा ही नहीं। इतना तगड़ा साइज निक वॉकर के अंदर अभी ट्रेनिंग करते वक्त नजर आ रहा है, जो आज से पहले सच में नहीं देखा होगा। ऐसा लगने लग गया कि यार प्रेडिक्शन में इस एथलीट को नंबर 1 पे रख देना चाहिए था। क्या सब लोग अगर कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं कि यही जीतेंगे? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि निक वॉकर जीत जाए, लेकिन साथ ही साथ जब हम सैमसन दौदा को देखते हैं तो वो भी कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और सैमसन इतना ज़्यादा फ्लैट होते चले जा रहे हैं ना, उनके आप ना एब्स इस बार देखो कितने ज़्यादा निकल रहे हैं, वेस्ट से बाहर नजर आ रहे हैं उनके एब्स। सैमसन एकदम क्रिस्प क्वालिटी लाने के चक्कर में इतना ज़्यादा इस बार श्रेड होते चले जा रहे हैं। इस बार इनके शोल्डर्स काफ़ी राउंड है और वेस्ट स्ट्रीमलाइंड। जजिस को और क्या पसंद है? यही बबली लुक और छोटी वेस्ट। यहाँ पर आप देखो सैमसन कितने फ्लैट है, मसल सेपरेशन दिखाई नहीं दे रहा जब ये शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं। तो फ्लैट इनकी बॉडी भी कुछ कम नहीं है, और बॉडी बहुत चेंज्ड है पिछले साल के हिसाब से। ये प्रेफरेंस पे चलने वाले जजिस की वो बॉडी है, इसीलिए कॉम्पिटिशन बहुत दिलचस्प होगा इस बार। समझ ही नहीं आएगा कि कौन जीतेगा। फिलहाल दोस्तों, सैमसन दौदा एक इंटरव्यू देते हैं अपने स्पॉन्सर फाउद को, पर फिर भी सुनो कि क्या बोलते हैं इसमें। ये इनसे इनके स्पॉन्सर ये पूछते हैं कि आप निक, हार्डी और डेरेक को किन जगहों पर हराओगे। अब आप समझ रहे हो, ये सवाल वो करा जा रहा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉब चिकरालो करते हैं, यानी आग लगाने वाला सवाल, कि आप इस पर्टिकुलर एथलीट को किस किस चीज में हराओगे, ताकि सामने वाला एथलीट भी कोई जवाब दे दे। तो यहाँ पर हार्डी शुपन के लिए सैमसन बोलते हैं कि मैं उनको स्ट्रक्चर में हरा दूंगा, और हाइट में मैं हार्डी को हरा दूंगा। डेरेक लंसफोर्ड के लिए पूछा जाता है कि उनको किस चीज़ में आप एक्सपोज करोगे, तो सैमसन कहते हैं कि लोअर हाफ में मैं उनको एक्सपोज कर दूंगा, यानी लेग्स के अंदर मैं उनको हरा दूंगा। और डिटेलिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी मेरी बॉडी में ज़्यादा डिटेलिंग है, ज़्यादा एक साइज दिखता है फ्रंट से, यहाँ पे भी मैं डेरेक को हराऊंगा। इसके बाद निक वॉकर की बारी आती है, और फाउद सैमसन से पूछते हैं कि उनको आप किस जगह हराओगे। तो सैमसन ने बोला शेप और मिड सेक्शन। तो तीनों एथलीट्स को ये किसी ना किसी जगह एक्सपोज कर देंगे, ये है सैमसन का कहना, और इसीलिए वो मिस्टर ओलंपिया इस बार बन जाएंगे। तो इंटरनेट वॉरियर्स या कीबोर्ड वॉरियर्स के लिए बड़ी सही चीज है जो सैमसन ने अभी बोल दी। पूरी कन्वर्सेशन के दौरान जो समझ में आया, सैमसन ये कहना चाह रहे थे कि मैं ज्यादा कंप्लीट और ज्यादा बैलेंस्ड हूँ इन सब में। क्या आप लोग इस एनालिसिस से सैमसन दादा की एग्री करते हो? क्योंकि जिन डायरेक्ट में उन्होंने अभी फ्लॉज बताए हैं, उन्हीं डायरेक्ट ने उन फ्लॉज के साथ में सैमसन को हरा दिया था, और उन डेरेक लंसफोर्ड को निक वॉकर ने हरा दिया था। वो तो पॉइंट्स टाए थे, लेकिन एक्चुअल बात तो यही है कि निक काफी ऊपर चल रहे थे डेरेक से बॉडी वाइज। और जो निक इन सबको हरा करके चल रहे हैं, आज तक वो कभी हार्डी शुपन से नहीं जीते, क्योंकि हार्डी इतने तगड़े हैं कि निक को बहुत जगह एक्सपोज करके चलते हैं। तो फिर इनमें से कौन किसके ऊपर है, सबसे बड़ा सवाल ये है। जिस तरीके से सैमसन ने अपने पॉइंट्स कई सारे गिनवाए और इन तीनों एथलीट्स को एक्सपोज करा, उसी तरीके से हार्डी शुपन भी कई सारे अपने पॉइंट्स गिनवा करके इन तीनों को एक्सपोज कर सकते हैं। वही काम निक वॉकर और वही काम डेरेक लंसफोर्ड भी कर सकते हैं। यानी इनमें से किसी की कोई अपर एज नहीं है, तब तक तो नहीं जब तक कि हम इन चारों को एक साथ स्टेज पे खड़ा हुआ नहीं देख लेते। तो ये समझ में आ रहा है कि ये कंपटीशन इस बार बहुत दमदार होने वाला है, क्योंकि सारे एथलीट्स बड़े तगड़े हैं। ये हर साल नहीं होता है। आप ये देखो, निक वॉकर इतने खतरनाक है, उनको देख के लगता है कि वो जीतेंगे। सैमसन इतने खतरनाक है, लगता है जजिस की प्रायोरिटी पे भी है और बॉडी भी इस बार बेटर हुई है, तो वो जीत जाएंगे। हार्डी शुपन को देख करके ये फीलिंग आती है कि हार्डी बड़े जबरदस्त है। अभी का इनका अपडेट तो आपने देखा कितने फ्लैट है, पर अब आप देखो हार्डी का 3 दिन पहले का अपडेट। ये जो लेट्स में साइज हार्डी शुपन के देखा जा रहा है, ये इससे पहले कभी था ही नहीं। ये साइज अभी ज्यादा ग्रो हुआ है, तो ऐसे में तो ये एथलीट बहुत जबरदस्त है।
चांसेस तो फिर इनके होने चाहिए सबसे ज़्यादा जीतने के। तो आखिर कौन जीतने वाला है, ये अभी तक भी बहुत बड़ी गुत्थी है और ये इतनी आसान नहीं होगी सुलझानी। इसको जजेस ही सुलझाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और उस टाइम पे हम लोग समझ सकते हैं कि किसकी अपर एज है, कौन किसको ज़्यादा एक्सपोज करेगा। बट अभी ये सब जो बातें हो रही हैं ये है तो मज़ेदार और ये काफ़ी हद तक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली ही बातें हैं। अभी हो सकता है कि डायरेक्ट पलटवार कर दे, और वो करे ना करे निक वॉकर ज़रूर से इस चीज़ का जवाब देंगे क्योंकि वो इन चीज़ों में बहुत पढ़ते हैं। जहां लड़ाई होती है वहां निक होते हैं। तो ये देखते हैं अब निक का जवाब कब तक आता है सैमसन के इस वाली स्टेटमेंट पे। बाकी सैमसन की इस एनालिसिस को जो हार्डी शुपन में उन्होंने स्ट्रक्चर का फ्लॉ बताया, डेरेक में उन्होंने लोअर बॉडी का फ्लॉ बताया और डिटेलिंग का, और निक के अंदर उन्होंने शेप और मिड सेक्शन को क्रिटिसाइज करा। आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हो? आपको लगता है सैमसन दादा इन तीनों को इस वे में हरा देंगे? और जजिस की प्रेफरेंस पे पिछले साल तो थे ही, क्या इस साल भी रहेंगे? ज़रूर कमेंट करके लिखना। अब हम चलते हैं अगले अपडेट पे और यहाँ पे बात करते हैं उस एथलीट की जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। नाम है होजे मैनुअल। ये वो इंसान है दोस्तों जो पिछले साल झटके से क्रिस बमस्टेड के साथ एक कॉल आउट में आके खड़ा हो गया था और कुछ इस तरीके से दिख रहा था। होजे की लास्ट ईयर की प्लेसिंग 6th थी और अभी होजे इस तरीके से दिख रहे हैं। अगर आप देखो तो ये अपडेट्स ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को जाहिर तो कर रहे हैं पर इन अपडेट्स को कोई कवर नहीं कर रहा है। होजे इतने तगड़े हो रहे हैं, जहां पिछले साल ये एथलीट अपने पहले ही कंपटीशन में 6ठे नंबर पे आ गया था, इस बार इस फिजिक के साथ में क्या लगता है आपको किस नंबर पे ये आ सकते हैं? क्योंकि देखो होजे ने इस साल जब न्यूयॉर्क में खेला था ना तो ये बॉडी दिखाई थी। हम लोग देखो सारे लोग अभी लोगन फ्रैंकलिन की बातें कर रहे हैं, दूसरे सब पॉपुलर एथलीट्स की बातें कर रहे हैं, पर इस बॉडी को आप देखो ये कितनी कंप्लीट और किस लेवल की हार्डनेस और वो छिली हुई लाइंस दिखा रही है, एकदम जैसे चाकू से बना करके लाइंस कटिंग कर करके। लेग्स आप देखो इस एथलीट के, ये सेपरेशन अच्छे से अच्छे टॉप नॉच एथलीट्स में नहीं दिखता है। चेस्ट के अंदर फाइबर्स और डेंसिटी ये अच्छे से अच्छे एथलीट्स में नहीं है। फिर आप पीछे का पोज देखो, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स इस एथलीट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने वाला है। ये देखो बैक डबल बाइसेप, आपका बैक पे ध्यान तो जाएगा बट उससे ज़्यादा लोअर बॉडी पे जाएगा। तो होजे मैनुअल इस तरीके से कर रहे हैं इम्प्रूव और स्टेज पर ये जाने जाते हैं हार्डनेस दिखाने के लिए। फिलहाल के ये कुछ इनके अपडेट्स थे और इस लेवल के ग्लूट्स में कंडीशनिंग और हार्डनेस मुझे नहीं लगता कि कोई और एथलीट ला पाएगा आसानी से। ये कुछ नेक्स्ट लेवल की रिब्डनेस कहते हैं इसे, और फ्रंट से बॉडी कुछ ऐसी दिख रही है। हालांकि ये परफेक्ट लाइटिंग है तो इसलिए बहुत तगड़े ये दिखने वाले हैं, बट फिर भी एथलीट कैसी भी लाइटिंग हो तगड़ा ही दिखेगा। मैं इस बार कुछ अलग लेवल की प्रिडिक्शन करने वाला हूँ क्लासिक फिजिक की, तो वो डिवीजन की प्रिडिक्शन आएगी 5 तारीख को, उसका आप वेट करना। और होजे जिन पे कि किसी का ध्यान नहीं है, इनकी भी बात करने वाला हूँ मैं। इनको भी रैंक करूंगा किसी सही जगह पे, क्योंकि पिछले साल 6th पे थे, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार की इस इम्प्रूव्ड बॉडी के साथ पे ये 6th पे ही रहेंगे। ये डेफिनेटली कहीं 3rd, 4th, 5th पे आ सकते हैं। हम लोग लोगन फ्रैंकलिन की बातें कर रहे हैं, हम लोग रेमॉन डीनो की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है, नाम कमा के बैठे हैं एथलीट्स। बट होजे मुझे लगता है इस बॉडी के साथ अच्छे खासे एथलीट्स को हरा सकते हैं। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। फिलहाल ये था इनका अपडेट। अब हम चलते हैं अगले एथलीट पे, बात करते हैं एक और क्लासिक फिजिक एथलीट रफ डीजल की। दोस्तों रफ डीजल भी उन एथलीट्स में से है जो इस साल क्लासिक ओलंपिया चैंपियन बनने का एक सपना देख रहे हैं, और रफ ने जो अपडेट्स में अपनी इंप्रूवमेंट दिखाई है, वो इंप्रूवमेंट का ग्राफ मैं बताऊं ना, वो आप किसी एथलीट से कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। रफ डीजल पिछले 2 साल में इतने ज्यादा इंप्रूव हो गए, एक ऐसी बॉडी में जगह नहीं बची है जहां पर कि इन्होंने मसल गेन ना करा हो, सेपरेशन और ज्यादा गहरा ना करा हो। फिलहाल इनके कुछ ये अपडेट्स है और इसके अंदर ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली बॉडी अब फ्लैट दिखेगी, उस तरीके से सेपरेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर ही सब एथलीट्स ऐसे ही फॉलो करते हैं ओलंपिया तक या किसी भी कॉम्पिटिशन से पहले तक। सारे एथलीट्स एकदम फ्लैट हो रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इस फ्लैट बॉडी के साथ भी रफ डीजल के बाइसेप्स में पीक दिख रहा है। ये समझ में आएगा कि एथलीट इस बार फुलनेस जब अटेन करेगा तो कहाँ पे जाएगा, बाइसेप्स में। क्योंकि बाइसेप्स में बात इसलिए कर रहा हूँ, ये हिस्सा इनका वीक था, अभी पीकी हो चुका है। लैट्स भी इनके बहुत सही दिख रहे हैं और लेग्स में अभी भी साइज और सेपरेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बॉडी एकदम फ्लैट है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। इनके ग्लूट्स इस बार शार्प आने वाले हैं, जो आमतौर पे इतनी ज्यादा शार्पनेस के साथ कभी नहीं आते। और हैमस्ट्रिंग्स के अंदर भी आपको डिटेलिंग दिखेगी, एक हैमस्ट्रिंग का फाइबर क्लियर है। रफ की बैक अभी तक काफ़ी वीक थी, तो अभी आप देखोगे कि फ्लैट बैक होने के कारण कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है। पर मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि ओलंपिया में जब ये फुलनेस अटेन करेंगे तो कैसी बैक दिखाएंगे। रफ का इस बार सबसे तगड़ा पोस्ट शायद ये एब्डोमिनल्स एंड थाई हो सकता है, जिसमें कि एक्सट्रीम लेवल की एक्स टेपर ये दिखा रहे हैं। लैट्स का फ्लो और लेग्स का फ्लो इनसे बेहतर दिखाना कोई जानता नहीं होगा एक्सेप्ट माइक समरफील्ड।
तो बहुत ज़बरदस्त क्रेजी फ्लो कहते हैं इसे, बिकॉज पोजर ही इतने ज़बरदस्त हैं ये। मैं मानता हूँ कि इस एथलीट को वो मिलना चाहिए जिसके लिए इस एथलीट ने मेहनत करी है, यानी कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड प्लेसिंग के आसपास तो आना ही चाहिए। तो इस बार क्लासिक का मुकाबला भी बहुत कड़ा होने वाला है और रफ डीजल के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको क्या लगता है इनकी फिजिक देख करके, किस जगह पे आप इनको प्रिडिक्ट करते हो बताना। बाकी 5 तारीख को तो हम लोग सारी बातें करने वाले हैं। इनके बाद हम चलते हैं अगले एथलीट पे और बात करते हैं उस एथलीट की जिसको मैंने ओलंपिया प्रिडिक्शन की वीडियो में 9वें नंबर पे डाल तो दिया था और उस वक्त बोल भी दिया था कि शायद मैं इनको कहीं ना कहीं गलत डाल रहा हूँ, और अब मुझे ऐसा लगने लग गया है कि मैं सच में गलत था, क्योंकि इस एथलीट के इम्प्रूवमेंट्स और जिस लेवल की इसने फिजिक अभी दिखा डाली है उस चीज़ का तोड़ अच्छे से अच्छे बॉडी बिल्डर्स पे नहीं है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टोनियो बर्टिन की। फिलहाल टोनियो ने अपने ये अपडेट अभी पुश किया है और ऐसी फिजिक ये दिखा देंगे, इतनी ज़्यादा रिप्ड मैंने कभी नहीं सोचा था। टोनियो बर्टिन की ये बॉडी ऐसी है जो क्वालिटी के कुछ नए लेवल्स अनलॉक करती जा रही है। टोनियो एक ऐसे एथलीट रहे हैं जो हार्डनेस के लिए जाने जाते हैं, ठोस मसल्स जैसे कहते हैं ना, और राउंड मसल्स, पर एकदम ड्राई ऐसी रिप्ड कंडीशनिंग कभी इनकी नहीं आई। फिलहाल इस तरीके का जो क्रिसमस ट्री ये बैक में दिखा रहे हैं, ये जो पान के पत्ते जैसा थोड़ा सा दिखता है, इसी को क्रिसमस ट्री कहते हैं, इतनी पतली स्किन टोनियो की कभी भी नहीं रही। और ग्लूट्स कितने ज़्यादा श्रेडिड है, मैं आपको बता दूं ये भी एकदम फ्लैट बॉडी पे अभी हैं और ऐसे दिख रहे हैं। इन्होंने बोल दिया जो लुक मेरा 2023 ओलंपिया में था उसको मैं स्मोक कर चुका हूँ, यानी कि पिछाड़ चुका हूँ, लेकिन लीजन और दुबई में जो इन्होंने इस साल लुक दिखाया था वो भी अब स्मोक कर चुका हूँ मैं इस फिजिक के साथ। टोनियो ने ये बात बोली और ये बात काफ़ी तगड़ी है, क्योंकि एथलीट्स लगातार अब ऐसे हो गए हैं कि हर 4 से 5 महीने में जो शो में पहले दिखते थे 4 से 5 महीने बाद बिल्कुल ही डिफरेंट दिखते हैं, बहुत ही तगड़े इंप्रूवमेंट करके। और टोनियो की ये बॉडी आप देखो इस वाले अपडेट में कितनी ज़्यादा फ्लैट दिख रही है, चेस्ट में बिल्कुल पंप है ही नहीं। तो ये दिख रहा है कि ये एथलीट किस लेवल की पेपर थिन स्किन लाने के लिए तरस रहा है। और सच में इस लेवल की वेस्क्युलैरिटी ना सारे एथलीट्स में नहीं होती जो टोनियो बर्टिन में है, और ये जेनेटिक फैक्टर है। अब यहाँ पर देखो ये कितने ज़्यादा फ्लैट है ना, मसल में ग्लाइकोजन बचा ही नहीं है, बचा ही नहीं है का मतलब बहुत कम हो गया है। बात कर रहा था मैं वेस्क्युलैरिटी की, ये देखो टोनियो की इस लेवल की वेस्क्युलैरिटी है। कई सारे लोग तो डर गए देख करके कि क्या है इनके हाथों में, तो ये जेनेटिक्स ही ऐसे हैं इनके कि बॉडी हार्ड और वेस्क्युलर जेनेटिकली है, पर इस बार इतने रिप्ड हो गए ना तो वो चीज़ और ज़्यादा निकल के दिख रही है, उभर के आ रही है। इसलिए कहता हूँ टोनियो को मैंने 9th पे प्रिडिक्ट तो कर दिया था, पर अब मुझे पछतावा हो रहा है। अब मुझे ये लगने लग गया है कि ये कहीं ना कहीं 6th 7th के आसपास आ सकते हैं। बाकी अभी मैं कोई प्रिडिक्शन अब नहीं देने वाला हूँ, अब वो आप लोग दो। मैं तो चाहता हूँ कि इस एथलीट को ऊपर आना चाहिए जितनी मेहनत ये एथलीट कर रहा है। विलियम बोनेक और ब्रैंडन करी के कॉल आउट के एथलीट ये हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बॉडी के साथ उन दोनों को हरा देंगे, क्योंकि टोनियो में फ्लॉज बहुत कम है एज कम्पेयर टू दोज एथलीट्स। और टोनियो एक ग्रोथ वाले फेज में है, वो दोनों एथलीट्स डाउन फेज में चल रहे हैं अपने करियर के। तो यहाँ पे भी फर्क आता है, एक ग्रो होती हुई चीज एक नीची गिरती हुई चीज को हरा सकती है, चांसेस होते हैं। बाकी विलियम की भी कुछ कैलिबर है, इस वजह से मैंने विलियम को अभी भी ऊपर रखा है इनसे, और ब्रैंडन को भी। तो इसलिए मैं तो अपनी प्रिडिक्शन पे अभी भी हूँ। बाकी अपडेट्स बहुत सारी चीज़ें करते हैं ऐसा कि दिमाग ही हिला देते हैं, ये वो वाला ही अपडेट है। आपको दोस्तों क्या लगता है ये वाली बॉडी देख के? मैं तो हिल गया इस क्रिसमस ट्री को देख के और इस लेवल की ग्लूट्स में सेपरेशन को देख के। अब टोनियो भी उन एथलीट्स में है जो हाई लेवल की कंडीशनिंग दिखाने के लिए जाने जाएंगे, क्वालिटी वाली फिजिक जो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और हम सारे फैंस को एक्चुअली में पसंद होती है। हम दोस्तों इस अपडेट को यहीं तक ही रखते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।